हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछले क्लास में क्लास 9th का एक्सरसाइज 8 जो था पूरा कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं उसका अगला चैप्टर जो कि आपका एक्सरसाइज 9 होगा उसको करवाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हमारा जो एक्सरसाइज 9 में है, जो चैप्टर 9 की जो भी कहना है, तो आपका जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी बात होती है, पहले हम समझेंगे त्रिभुज, तो बात तो आप समझ ही लें, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बात होती है कि सर्वांग समता। ठीक है, तो सर्वांग समता किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे परिभाषा में 2 ज्यामितीय आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं यदि उनका आकार और माप समान हो। कहने का मतलब क्या है? 2 ज्यामितीय आकृति, जैसे कि 2 आयत ले लो या 2 फिर वर्ग ले लो या 2 फिर वृत्त ले लेते हैं या फिर त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी जो भी ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, वो सर्वांगसम कहते हैं। कब कहते हैं? जब उनका आकार, अब आयत लिए ये नहीं कि वर्ग ले लेंगे, आयत लिए ये ना कि त्रिभुज ले लेंगे, नहीं, उनका आकार और माप मतलब कि मेजरमेंट भी समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पे पहले हम त्रिभुज से देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज आपका ABC। अगर हम एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ही लेंगे ना कि आयत ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आकार बोला है समान होना है। ये ले लेते हैं आपका DEF। ये आपका है 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ना, सॉरी 10 मत मानिए, 5 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर एंड ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 त्रिभुज लिए हमने, ABC, एक लिया DEF। हमें पता करना है कि ये 2 आकृति जो है क्या एक दूसरे की सर्वांगसम है। तो यहाँ पे पहले हम तो ये बात सोचते हैं भाई सर्वांगसम है, माप को भी भूल जाते हैं कि बोला माप समान हो, आकृति तो समान कर दिए ना, अभी माप को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो आकृति की बात पहले करते हैं। तो आकार में देखते हैं, क्या इसको उठा के अगर हम इस पे रख दे, अगर ये पूरी तरह से इसको ढक लेता है, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? सर्वांगसम है। हम बात यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, एक भुजा भी 5 सेंटीमीटर, तो जो होगा ये इसको ढक लेगा। दूसरा देखिए भाई 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार रखेंगे कि एक दूसरे को ढक ले। ये नहीं कि अब जैसे कि त्रिभुज ABC है, सीधा DEF को उठा के ऐसे रख दो, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने बोला नहीं। अभी हम बात कर ले उनके आकार पे, आकार को ही देख ले आप। इसे मतलब कि आप चाहिए तो A को F पर रख दो या फिर E को A पे रख दो। तो इस प्रकार से भी हम देखेंगे कि जो हमारा ये 2 आकृति त्रिभुज में है, क्या एक दूसरे का सर्वांगसम है या नहीं। अगर ये सर्वांगसम होते हैं तो उनके बीच ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अभी हम इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 10 और इसको कर देते हैं 8। और मैंने कहा कि जब आप इस आकृति को इस पे रखिए या फिर इस आकृति को इस पे जाके रखिए, ये पूरी तरह से ढक लेगा। तो कहने का क्या मतलब हमारा हो गया कि ये जो आकृति होगी सर्वांगसम है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है, इसमें भी हम बताएंगे, भी बात कर ले किसकी, मैं बार बार बोल रही हूँ आकार की, तो आकार पे ही चलते। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे समझेंगे कि माप पे कैसे जाना है, तो हम ये भी बताएंगे, ठीक है, कैसे लिखना भी है। तो चलिए, चिन्ह समझ में आ गया, इसको ध्यान दीजिए। अभी दूसरा वृत्त को देखते हैं। वृत्त देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है, ये भी आपका एक वृत्त है। ठीक है, 2 वृत्त है, ये मान लीजिए एक, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। मैंने बोला आपको कि अगर आप इस वृत्त को उठा के इस पे रखिए या इस वृत्त को उठा के इस पे रखिए, अगर पूरी तरह से एक दूसरे पे चढ़ जाता है, झक लेता है, तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वृत्त सर्वांगसम होंगे ये वृत्त का, या फिर ये वृत्त सर्वांगसम होंगे ये वृत्त का, दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं वर्ग। वर्ग में भी वर्ग ही लेंगे, ना कि त्रिभुज
त्रिभुज लेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि बात हो रही इनकी आकार भी समान होना चाहिए, तो आकार को ही हम देख रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए ये आपका एक वर्ग है, प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री, सभी भुजा आपस में बराबर, और ये मैं भुजा लेती हूँ आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा भी मैंने एक वर्ग बनाया, प्रत्येक भुजा मतलब कि प्रत्येक जो है 90 डिग्री का कोण है, सभी भुजा आपस में बराबर है, एंड ये भी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इसको और इस पर एक दूसरे पे चढ़ा के देखेंगे, अगर पूरी तरह से झक लेता है तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अगला देखिए आयत, इसी प्रकार आयत लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक आयत है और आपका एक आयत ये है, ये ए बी सी डी एफ ई एफ जी एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक तो मैंने ऐसे बनाया, एक तो ऐसे बनाया, तो ऐसे जाके नहीं रखना, आप किसी प्रकार से उसे बस आप उसे मोलिए मत, जैसे खुला पिक्चर आप इसको जाके ऐसे सेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी आप मोल नहीं सकते, भाई ज़्यादा हो गया बोला काट देते, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में तो आपका आकृति फिर तो इतना के ही आ गया, तो वो जो बना आकृति वो सर्वांगसम होगा, लेकिन जो पहले से था जुटा हुआ वो कैसे, मोलिएगा भी नहीं, बस आकार उसको सीधा जाके इस पर रख के देखना है, ठीक है। अगला इसी प्रकार लेखाखंड, देखिए लेखाखंड पहली बात तो किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे भाई ये भी एक लेखा का ही पार्ट है जिसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, मतलब ये अंत हो गया, आप इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। मान लो ए बी और ये हो गया आपका बी सी, सॉरी ए बी तो हो गया सी डी। जब आप इसको इस पे रख दोगे, आकार समान है ना, दिख रहा है ना, और एक दूसरे पे जब चढ़ा देंगे तो भाई क्या होगा, अगर एक दूसरे को ढक लेता है पूरी अच्छी तरह से, ठीक है, थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ता, तब तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम है। देन उसी प्रकार कोण देखिए, मान लो ये कोण आपका ए ओ बी, दूसरा हो गया आपका सी ओ डी, ठीक है। तो अगर ये कोण हमने इस पे जाके रखा, अगर समान हो गया, आकार के समान है दिखने में भी, ठीक है, अगर ये समान हो गया तो फिर ये भी क्या होगा, आपका सर्वांगसम हो गया। तो ये आपको सर्वांगसम 2 ज्यामितीय आकृति कोई भी लीजिए, लेकिन समान आकृति लीजिए, उसका आकार समान होना चाहिए, उसकी माप समान होना चाहिए। तभी तक जो हमने बात की थी वो आकार पे थी, देखा भाई आकार को समान करके ये आकार का तो यही आकार का लिया, ये कोण लिया तो यही कोण, इसी टाइप का कोण ही लिया, ना कि जाके मैंने कोई अलग कोई भुजा वाले मतलब कोई क्लोज फिगर लिया, ठीक है। उसके बाद ये वृत्त लिया तो वृत्त ही लिया, लेखा लिया तो लेखाखंड लिया तो लेखाखंड लिया, ये आयत लिया तो ये आयत ही लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा आकार की। अब बात होती है, थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। नोट में पहली बात यहाँ पे देखिए, देखिए चलिए कोई बात नहीं, नोट को ध्यान से देखिएगा। नोट में है पहला बात की 2 सर्वांगसम आकृति के स्थान जो होते अलग होते। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये आपका एक पिक्चर बना, एक दूसरा पिक्चर ये त्रिभुज था, ठीक है। क्या एक ही स्थान पे दोनों को बना दिया, एक ही साथ दोनों का आप इस तरह से कर देंगे तो कभी आप इस एक दूसरे पर चढ़ा के देखेंगे, नहीं ना देखेंगे, नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके स्थान अलग है भाई और इसके स्थान अलग है। उसी प्रकार इस आयत का स्थान अलग था और इसका स्थान अलग है। उसी प्रकार यहाँ पे जो कोण बना, इसका स्थान अलग और इसका स्थान अलग है, ठीक है। और अलग अलग बिंदु से बने होते हैं, ये नहीं कि एक ही बिंदु से। अब त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी है और इसी में डी एफ कैसे बनाओगे, अलग बिंदु से, इसका ए बी सी, इसका डी ई एफ, ठीक है। तो ये अलग अलग स्थानों पे होते हैं और ये जो होते हैं अलग अलग बिंदु से बने होते हैं। और जो सर्वांगसम होते हैं ना, जैसे कि ये दूसरे ये एक दूसरे के सर्वांगसम है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है आपका आकार पे। अब बात होती है भाई आकार पे हर जगह आप थोड़ी ना क्या करते हैं, उठा उठा के रख के देखो, कहीं तो सामान भारी लेगा, बोला लेगा भाई, उठा उठा के देखने में तो हाल पस्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम उसे नाप पे देखते हैं, नाप मतलब मेजर पे, माप पे देखते, सॉरी माप, ठीक है। अब माप पे देखेंगे भाई कि ये जो है सर्वांगसम है या नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने बात की थी कि जो हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले तक, वो गए थे हम आकार पे, भाई सेम आकार लेते थे, एक दूसरे पे दे के देखते थे, ठीक है। अगर ढक लेता है तो सर्वांगसम है, नहीं ढकता तो नहीं है, ठीक है। अब बात क्या होती है, 2 आकृतियों की सर्वांगसमता की जांच करने का अध्यालोपन विधि सुविधाजनक नहीं है भाई। अब बार बार कितना उठा उठा के रखोगे भाई देखने के लिए ये सर्वांगसम है या नहीं है,
तो हम क्या करते हैं, हम चाहेंगे कि आकृतियों का अध्ययन कुछ मापोपल करें। तो हमने बोला था ना पहले, वो तो सर्वांगसम कब होगा, दो आकृति, तो दो ज्यामितीय आकृति तभी सर्वांगसम हो जब उसका आकार एंड माप। तो आकार की तो बात हो गई, अब जो पढ़ेंगे वो माप पे पढ़ेंगे, क्योंकि हर हमेशा हम उठा के एक दूसरे पे देख नहीं सकते। ठीक है, चलो पहली बात तो हम पढ़ लेते हैं, दो रेखाखंडों की सर्वांग समता। चलो मान लीजिए कि ये और ये ए बी, ये सी और डी। ठीक है, दो रेखाखंड ए बी और सी डी। अब जान गए होंगे कि जो दो रेखाखंड तभी जाके सर्वांगसम होगा। भाई आपने तो आकार से समझा कि इसको जाके इस पे रख देंगे, इसका मतलब है जितना माप इसका होगा उतना ही माप तो इसका होगा, तभी तो आकार के अनुसार इसके ऊपर रखेंगे, वही अब माप में बदल गया। इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका भी 5 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड जो ए बी है वो सर्वांगसम होगा रेखाखंड सी डी के। ठीक है, ए बी सर्वांगसम होगा किसका, सी डी का, या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी सर्वांगसम है ए, इसको ऐसे थोड़ा सा बी के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है आपका दो रेखाखंडों की सर्वांग समता कब होगी, जब दो रेखाखंडों की माप आपस में बराबर हो, तो ये दो रेखाखंड क्या होगी, आपस में सर्वांग सम होगी। अगला है दो कोणों की सर्वांग समता। कोण की बात करते हैं, चलो ये आपका कोण हो गया, मान लीजिए ए ओ बी। दूसरा मैं कोण बनाती हूँ, ये आपका हो गया सी डी कोण ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने आकार में पढ़ा कि इस कोण को उठा के इस पे धल दो या इसको उठा के इसको धल दो, तब तो जाके क्या होगा, सर्वांगसम होगा। भाई इसका मतलब इसके बीच जितना झुका हुआ उसके बीच भी इतना, इसके बीच भी इतना ही झुका होगा, तब तो ये दोनों जाके सेटअप हो जाएगा। भाई इसका मतलब ये बीच के झुका तो क्या कहते हैं, कोण की तो माप ही तो कहते हैं भाई, ये कोण की माप। तो इसका मतलब है कि अगर जब कोण ए ओ बी बराबर हो कोण सी डी ई के, तो कोण आपका जो ए ओ बी जो है ये सर्वांगसम हो जाएगा कोण सी डी ई का। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके एक भुजा की आकृति की बात हो गई, दो भुजा की आकृति की बात हो गई। तो अब जो आपका मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो त्रिभुज के बारे में। आपका चैप्टर का भी नाम है त्रिभुज की सर्वांग समता, तो त्रिभुज के बारे में ही ज्यादा गौर करना था। तो ये सब तो हमें समझने के लिए था भाई। ठीक है, तो चलिए अभी आप जो देखने वाले हैं, अब त्रिभुज के कुछ पद पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इस सबको हटा देते हैं। अब देखिए जो आपका है आगे का त्रिभुज के कुछ पद। त्रिभुज के कुछ पद में हम पहले क्या देखने वाले हैं, त्रिभुज के अंग। त्रिभुज का ही बात करेंगे भाई, उसमें होगा आपका पहला पार्ट त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के अंग। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज पहली बात आया तो त्रिभुज किसे कहते हैं, ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। चलिए ये मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो एबीसी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज कैसे बना, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है कि तीन भुजा है, भुजा तीन है, कौन कौन, एक ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी है। अगर हम लिखना चाहे कि भाई इसका माप छोटा ए से, इसको बी से और इसको छोटा सी से, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख दीजिए ए बी को, यहाँ पे लिख देते हैं भी, उनका माप की बात कर ले तो हम लिख देते हैं क्या, भुजा की माप की बात है ए बी सी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दे देते हैं अभी। ठीक है, ये मान लीजिए आपका भुजा जो है ए बी बी सी सी है, तो हमने उसे ए बी सी, ये कलमसान नहीं है, मैं बात कर ली क्योंकि ए बी की जगह सी होगा तो मैंने यहाँ पे ए दिया हुआ ये कलम से लिखने के लिए। ठीक है, देखिए ये हो गया। दूसरी बात आपको पता है कोण, कोण जो आपका है एक ए है, कोण बी है, कोण सी है। अगर हम बात करें कि कुल पार्ट 1 2 3 4 5 6, तो आपके कितने पार्ट हुए भाई, कितने पार्ट हुए, 6 हुए ना। तो त्रिभुज के अंग कितने होते हैं,
6 होते, 6 अंग होते। तो कौन कौन, वो आपका यहाँ पे देखिए। तो भुजा, तीनों भुजा, तीनों भुजा और तीनों कोण, ठीक है, ये आपके त्रिभुज के अंग थे। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। कहता है त्रिभुज की संगत भुजाएं। पहली बात आपको ये बात याद रखिएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं और कौन कौन सा है। चलिए मैं आपका परिभाषा भी लिख देती हूँ, त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिनको भाई उतारना उतार भी लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण के अर्थ। आपने नाम तो सुना होगा, संगत बोलते बार बार, संगत भुजा, संगत कोण। तो भाई हम समझेंगे कि अब ये संगत भुजा होती क्या है। बार बार नाम सुने भाई, जानना तो जरूरी है होती क्या है। नाम सुनने से तो काम नहीं बनता है भाई। तो चलिए देखते हैं कि संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होती है। देखिए पहला हम समझते हैं इसमें संगत भुजा। दो त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजा को, दो त्रिभुज के के समान कोणों के सम्मुख भुजा को समान कोणों के सम्मुख भुजा को संगत भुजा कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। यहाँ पे देखिए बात थी क्या, संगत भुजा की। तो समान कोणों के सम्मुख भुजा, जैसे कि आपका यहाँ पे मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज DEF, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कहता है दो त्रिभुज ले लिया, कोई बात नहीं, कि समान कोण, मान लीजिए ये कोण समान है, कोण B बराबर कोण E है, ठीक है। तो इसके सम्मुख, समान कोण के सम्मुख भुजा, ये जो सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, इसका कोण B का AC, और इधर हो गया DF, ठीक है, कोण E का। तो ये कहते हैं ये जो है आपस में संगत भुजा है। क्या है, संगत भुजा। उसी प्रकार मान लीजिए कि कोण A जो है बराबर है कोण D का, कोण A बराबर है कोण D, तो कोण A के सम्मुख भुजा BC और कोण D के सम्मुख भुजा EF जो है EF संगत भुजा है। कौन सी भुजा है, संगत भुजा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए कि अब आपका ये कोण जो है कोण B बराबर अगर F है, कोण B बराबर अगर F, कोण जो है F, हाँ ये F है, तो इसका सम्मुख भुजा AB और इसका सम्मुख भुजा DE, ये जो होंगी संगत भुजा होंगी। कौन सी होगी, संगत भुजा, ठीक है। इस प्रकार से वही अब चलते भाई संगत कोण में। तो संगत कोण यहाँ पे देखिए भाई, संगत कोण दो त्रिभुज के, अब यहाँ पे कोण की बात आ रही है तो हम जाएंगे भुजा पे। समान दो त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण को संगत कोण कहते हैं। कोणों को जो भी कहे संगत कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका, हो गया PQR एंड ये आपका हो गया STU, सॉरी U, ओके। यहाँ पे समझिएगा आपका दिया हुआ है कि PQ जो है बराबर है ST का, तो आप समझिए भाई ये बराबर है इसका, तो इसका सम्मुख कोण मुझे ये दिख रहा है, नजर से देखिए भाई समान, आगे कौन दिख रहा है, ये कोण और ये कोण, इसका मतलब है कोण R और कोण U जो है क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक है। उसके पश्चात फिर देखिए मान लीजिए आपका PR बराबर है SU का, ये आपका S है, ठीक है। दिया हुआ है कि
आर बराबर है एस यू का, तो आप इस यहाँ से देखिए कौन आपके सम्मुख है, तो आप यहाँ पे कहेंगे क्यू है, एंड ये बराबर यहाँ से देखिए तो ये आप कहेंगे टी है। तो ये क्या हो गया, संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या ये हो गए। उसके पश्चात मान लीजिए कि आपका तीसरा भुजा जो ये बचा हुआ है क्यू आर बराबर है टी यू का, तो आप समझिए इसका सम्मुख कोण कोण पी और कोण एस जो है ये संगत कोण। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे आपकी बात होती है अब त्रिभुज की सर्वांग समता, जो कि आपके चैप्टर में है। चलिए थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं, आपकी जगह हो जाएंगे। अब क्या बात होती है त्रिभुज की सर्वांग समता। तीसरा है त्रिभुज के पार्ट में, त्रिभुज की सर्वांग समता, यही था आपका चैप्टर का भी नाम। ठीक है, तो पहली बात तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा जान लीजिए। दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर अध्यालोपित होने पर पूर्णतः ढक ले। ये बात थी ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज की तो परिभाषा हो गई। कब हो गई, जब मान लीजिए ये त्रिभुज आपका ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई और एफ। ठीक है, ये दो त्रिभुज है। अब ये दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होगी, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगी, ताकि इनके बीच जो है ये प्यारा सा चिन्ह लग जाए। ठीक है, अभी तो हटा ली हूँ। देखो, जब इसको उठा के इस पे ढलेंगे या इसको उठा के इस पे रखेंगे, अगर पूरा तरह से ढक लेता है तो सर्वांगसम मान लेते हैं। ठीक है, अब तो भाई कहेंगे कि हम तो चल रहे हैं मापों पर, भाई फिर से आकृति पे क्यों आ गए, तो अकल पे समझने के लिए आए थे। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस पे चलते हैं त्रिभुजों के शीर्ष की संगतता है। हाँ, अब यहाँ पे जब रखेंगे तो एक बात सोचिए, ये इसका शीर्ष ये और इसका शीर्ष ये। ठीक है, तीन शीर्ष है ना, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तीन शीर्ष जब रखेंगे, कुछ कोई तो शीर्ष चाहे ए को डी छुएगा, या फिर बी को डी छुएगा, या फिर सी को डी छुएगा, या अगर देखिए ई को छूने की बात ए छुएगा, या बी छुएगा, या सी छुएगा। इसी प्रकार एफ की बात करें तो या ए छुएगा, या फिर बी, या फिर सी, कोई तो किसी को छुएगा, तब तो जाके सेटअप होगा। भाई ऐसे सेटअप होगा, नहीं होगा ना। तो देखिए, अगर हमको कहना है कि ये जो देखिएगा त्रिभुज तो संकोण अथी, मान लीजिए कि हम देखते एक दूसरे पे रख दिए, अब क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन जाके किस पे सटा हुआ है, क्या कितना कौन किस पे सट सकता है। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी को लाने देते हैं, ये ऐसे चिन्ह, मान लीजिए कि ये डी, ये ई और एफ, ये मैंने चिन्ह लगाया। और इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है ए, मतलब कि जब हम इस डी ए एफ को रखेंगे तो ये ए छुएगा डी को, बी छुएगा ई को, सी छुएगा एफ को। कहने का मतलब अगर बात करें तो ए बी सी के संगत शीर्ष की बात कर सकते हैं। संगत शीर्ष जो होंगी, शीर्ष कौन होगी, ए की कौन है, कलम सा डाल दो, ए का हो गया डी, बी का हो गया ई और सी का हो गया एफ, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, संगत शीर्ष। अगर बात करें कि भाई चलो इसको भी थोड़ा डिफर कर देते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी कहीं तो पलट भी तो सकता है। हाँ, मान लेते हैं इसको एफ, ई को तो लाने देते, डी कर देते हैं। ठीक है, या फिर देखिए ए बी सी को लाने देते हैं, उलट पुलट लाए डी ई एफ को। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, चलो एफ को बीच में ला देते हैं, डी एफ ई कर देते हैं। ओके, तो इसका उल्टा मैं कर देती हूँ यहाँ पे आपको ई एफ डी। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष चल रहे हैं।
फिर त्रिभुज एबीसी की सिल्स ये सही लाने देती हूँ एबीसी को, और ये डीईएफ की सिल्स को बदलती हूँ। चलो बीच में ये आ गया, एफ आ गया, डी को लाते हूँ। डी को लाने के लिए बीच में डी लाना है ना, हाँ, ई डी एफ, और दूसरा कर देती हूँ एफ डी ई। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी के सिल्स, और ये 6 में से कोई तो एक हो जाना चाहिए भाई। अब 6 से अधिक होगा भाई, मैंने तीनों को बीच में ला दिया, या फिर कहिए आप तीनों को एक साइड लेके गई और सबको कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि ए का संगत सिल्स डी, बी का संगत सिल्स ई, और सी का संगत सिल्स ई। कहने का मतलब सीधा ए बी सी डी एफ ऐसे उठा के यहाँ रख दिए। यहाँ पे देखिए ए बी सी को उसी प्रकार रख दिए, रख रहे हैं डी ई एफ को, तो हम उलट पुलट को कर के रख सकते हैं, लेकिन सिल्स को तो छूना चाहिए भाई। ठीक है, तो जैसे देखिए ए को यहाँ पे एफ को कर दिया, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, और ढलेंगे तो ऐसे लग सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार इन 6 में ए का संगत सिल्स एफ, बी का संगत सिल्स ई, सी का डी, उसी प्रकार यहाँ पे जो होंगे ए पे जाके लिखाएगा डी, बी पे जाके लिखाएगा एफ, सी पे जाके लिखाएगा ई। यहाँ पे देखिए ए पे लिखाएगा ई, बी पे लिखाएगा एफ, सी पे लिखाएगा डी। यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, ए पे लिखाएगा ई, बी पे लिखाएगा डी, और सी पे लिखाएगा एफ। फिर यहाँ पे ए बी सी उसी प्रकार एफ डी ई कलमशः। ठीक है, सिल्स एक दूसरे को, मतलब ये कलमशः सिल्स छुएगा, और ये चिन्ह आपको बता रहा है कि ए को डी, बी को ई, सी को एफ, लगातार लिखे हुए। ठीक है, तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, अगर लिखते हैं तो, या फिर देखते भी हैं भाई, माप के ही आधार पे चलो, तो अगर इन 6 में से एक को भी अगर फॉलो करता है, इन 6 में से एक को भी फॉलो करता है, तो क्या हो जाएंगे, वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब ये एक को भी फॉलो करेगा, अब देखिए ये डी यहाँ पे आ गया, ये ई यहाँ पे आ गया, तो ये एफ यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएगी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, संगत भुजाएं बोले तो कहने का मतलब है इसकी भुजाएं जो होगी आपस में बराबर होगी, और कोण भी जो होगी एक दूसरे को बराबर होगी, संगत कोण बराबर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो ये था आपकी त्रिभुजों की संगताएं के सिल्स से हमने जो था बताएंगे अब भाई कि त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होंगे। कम से कम इस 6 प्रक्रिया में एक को फॉलो करे। अगर वो फॉलो करता है तो क्या होगा भाई, जानते हैं आप, अगर वो फॉलो करता है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी और डी एफ, मतलब कि एक ए बी सी पे रख लें तो मतलब कि सी से जो जाके बैठ जाता है ए पर डी, बी पर ई, सी पर एफ, तो इसका संगत भुजाएं जो होगी ए बी बराबर होगी डी ई का, फिर बी सी जो बराबर होगी ई एफ पर, क्योंकि देखिए 2 सिल्स यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे 2 सिल्स ए और बी, यहाँ पे 2 सिल्स डी और ई जो कि बी पर था और ए पर था, इनके बीच की भुजा ये है, तो इनके बीच की भुजा ये है, तो ये आपस में बराबर हो गई। उसी प्रकार बी और सी सिल्स लेते तो बी सिल्स यहाँ पे ई है, सी का यहाँ पे ये, इस दोनों के बीच की भुजा ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सी सिल्स लेते हैं, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए सी एफ, तो सी एफ लेते 2 सिल्स ए और यहाँ पे डी है तो डी लेते, इस दोनों के बीच की ये भुजा है, तो ये जो भुजा होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो कहने का मतलब ए सी बराबर होगा डी एफ का। ठीक है, अब देखिए ये तो बराबर हो गई, अब हमें ये भी बताना है कि कोण भी बराबर होगा। अब देखिए ये जो कोण था, ये भुजा आपस में बराबर हो ही गई भाई, तो इसके बीच के झुकाव जो कोण ए बराबर होगा कोण डी का। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब संगत, यहाँ पे देखिएगा संगत भुजाएं जब बराबर हो गई तो इसके सम्मुख जो कोण है वो भी तो आपस में बराबर होंगे। अभी जस्ट मैंने बोला ना, जब समान भुजा के सम्मुख, मतलब समान भुजा के जो क्या कहते हैं उसके सम्मुख कोण होता है उसको संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो होगी संगत कोण आपस में बराबर होगी, तो कोण ए तो डी, कोण बी तो कोण ई, एंड कोण सी तो कोण एफ। ठीक है, अगर इतना आपको दिख जाता है ये 6 प्रक्रिया, एक त्रिभुज में आपको 6 चीज देखने को मिला, 1 2 3 4 5 6, अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो ले तो आपको 6 चीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो 6 तो पढ़ा ही 7 सिल्स में, सॉरी 6 पार्ट होता है, 3 कोण 3 भुजा। अब यहाँ पे जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो ले तो हमें 6 चीज दिख रहा है। क्या भाई, पहली बात तो संगत भुजाएं बराबर हो रही है, संगत कोण बराबर है, तो 3 3 6 तो आपका यही हो जाता है। ठीक है, अगर आपको बताना है कि मान लीजिए कि
यही जो हमने लेके चला था शुरू वाला कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का, तो ये आपको प्याला सा चिन्ह बीच में डालना होगा। हाँ, अगर आपको दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और कहाँ पे क्या है, तो आप इसका जो मतलब शीर्ष होता है उसको सही कलम में बैठाना होता है। ये त्रिभुज के सर्वांगसमता के लिए बहुत ही खास, अगर आप इसको ही नहीं सही से बैठाओगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने बैठाया त्रिभुज ABC DEF, इसका मतलब है A शीर्ष D पर, B शीर्ष E पर, C शीर्ष F पर, इस दोनों के बीच की भुजा AB, इस दोनों के बीच की भुजा DE संगत भुजा, ठीक है, तो ये बराबर होगी। तो इस प्रकार से आपको दिखाना होगा तब जाके, और यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ उसकी जो शीर्ष होते हैं उसको सही कलम में बैठाइए। इस 6 में से एक भी अगर फॉलो करता है तो आपका त्रिभुज निश्चय ही क्या है, सर्वांगसम, ठीक है। तो ये था आपका त्रिभुज की सर्वांगसमता। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आगे की बात है भाई, अतः त्रिभुज की सर्वांगसमता को सांकेतिक रूप से लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगताएं सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, क्या त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF को दिखाना है कि हाँ भाई ये सर्वांगसम है, तो फिर इसकी जो शीर्ष की जो संगताएं इसको सही रूप से लिखना होगा। अगर हमें दिखाना है कि A के साथ D है, B के साथ E है और C के साथ F है, तो ABC सर्वांगसम हुई। त्रिभुज A के लिए D तो D, B के लिए E तो E और C के लिए F तो F। तो इसको संकेतिक में आप लिखना चाहते हैं, संकेत में, अब इतने बोला तो लिखेंगे भाई, जगह तो कब लेता है, संकेत में लिख के चलते ना भाई, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो उसके लिए आपको जो है शीर्ष को सही कलम से बैठा लीजिए, तो आपकी बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों को संकेत CPCT से सूचित किया जाता है। चलिए मान लीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज मतलब सर्वांगसम है, मान लीजिए कि एक गली के लिए, ठीक है। अगर हमें अभी मत मानिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, आप क्या करिए, आपको दिख रहा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, तो हमें करना है कि ये जो भाग है AB बराबर है DE का, इससे तो पता चल रहा है कि A और D फिर B और E के बीच की भुजा भी बराबर होगी, तो AB बराबर है DE का। तो ये अब कैसे कि लिखेंगे कि संगत मतलब कि जो है संगत भागों से नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं CPCT, ठीक है, CPCT से आप लिख के इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है CPCT क्यों लिखा, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कुछ नहीं भाई, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहने का मतलब है सर्वांगसम त्रिभुज, इंग्लिश में सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंट, त्रिभुज को ट्रायंगल, वही कॉरेस्पॉन्डिंग संगत पार्ट्स मतलब भाग, क्योंकि भाग को ही दिखाना है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग भाग से ही क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। अब चलते त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त प्रतिबंध की कसौटियां। यहाँ पे देखिए, अब जो बात होगी स्लो यहाँ पे, अब त्रिभुज का भाई हमने देखा था अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होती जैसे कि यही, तो 6 चीज निकल के आती, 6 समीकाएं, क्या क्या, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, ठीक है, भुजा AB बराबर DE, BC बराबर EF, अब AC बराबर DF, ठीक है, ये बताती थी ना 6 पर। अब इस 6 को देखने से भाई 6 चीज करके हम एक दो त्रिभुज की सर्वांगसमता को देखें, तो वही कहता है त्रिभुज की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त ही होना चाहिए, प्रतिबंध भी होना चाहिए कि कसौटी। अब 6 को ना लेके भाई कभी हम चुन के देखें कहीं मतलब कि 2 में ही हो जाए, 3 में ही हो जाए, तो उस प्रकार से देखते भाई 6 को ले जाना बहुत ही भला नहीं हो जाता है, ठीक है, इसलिए चलिए अब बात क्या होती है, हमें देखना है कि तो 6 को तो लेके नहीं चलना है, तो पर्याप्त होना चाहिए, प्रतिबंध मतलब कि काम भी होना चाहिए, वैसा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका है दो त्रिभुजों में सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त प्रतिबंध की कसौटियां की प्राप्त करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात हम चल किस में लाए, त्रिभुज में भाई। अब चलते भाई बचपन की कहानी शुरू करते हैं। त्रिभुज बच्चे में तो आप ड्रॉ तो किए ही होंगे, तो त्रिभुज आप कब कब बना लेते हैं भाई, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, आपको एक कहेगा त्रिभुज ABC की रचना करें, ठीक है, उसमें आपको भुजा AB देगा, एक भुजा BC देगा, ठीक है, AB देगा BC देगा, या फिर मान लीजिए ना आपको AC ही देना है, AC, ठीक है, और आपको कोण देगा BAC, ये कोण, 2 भुजा 1 कोण,
क्या कहेगा आपको, इससे ट्रायंगल को खींचने के लिए आप तो खींच देंगे भाई। चलो देखते कैसे खींचेंगे। कहेंगे भाई पहले तो एक भुजा खींच लेते हैं जितना दिया हुआ है, ठीक है, ए बी। अब ए बी ऐसी कोण ए पे क्या है, कोण जितना कोण क्या है वो खींच देते हैं। अब ए सी भी दे रखा है, यहाँ पे बिंदु बनेगा ये, और ए सी दे रखा है, जितना माप होगा चाप से काट के यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं एंड यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब एक क्या हमें ये बताइए, 6 चीज जरूरी पड़ा था क्या? हमें कोण ए दिया, कोण बी दिया, कोण सी दिया, भुजा ए बी दिया, भुजा बी सी दिया, भुजा ए सी दिया, क्या 6 चीज दिया? नहीं, मात्र 3 चीज। तो हम देख लें क्या एक त्रिभुज को बनाने में 3 चीज काफी है। वही अगर हम दूसरे त्रिभुज के लिए भी यही चीज लेते, एक त्रिभुज लेते डी ई एफ का बनाना है, डी ई एफ को, ठीक है। आपको उसमें डी भुजा दे रखा है, उसके बाद आपको डी एफ दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है आपको कोण ई डी एफ, कोण ई डी एफ। आप देख लेंगे जो मतलब कि ये आपको यहाँ पे देखिए ले लिया डी, ठीक है, कोण डी पे एक कोण बना दिया एंड यहाँ पे आपको डी एफ जो कि यहाँ पे एफ ही बनेगा, तो इसको ऐसे काट के इसको मिला दिया। तो इसके लिए भी तीन चीज, 2 भुजा एक, तो 2 भुजा और ये 2 भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, उसके बीच का कोण, ये नहीं कि मैंने ये भुजा बोला कोण इधर का बोला देगा, तो तब तो दिक्कत हो जाएगा भाई। आपको कोण ये साइड वाला दिया तो वो तो दिक्कत हो जाएगा। तो 2 भुजा और उसके बीच का अगर कोण देता है, इसी प्रकार इसमें भी 2 भुजा अगर उसके बीच का कोण देता है तो भी हम त्रिभुज निकालते हैं। जब 2 त्रिभुज निकाल ही लिए भाई और दोनों चीज की बात देख ही लिए, अगर इसी में ए बी बराबर कर दिए डी ई का, ए सी बराबर कर दिए डी एफ का, और कोण ए को बराबर कर दिए कोण डी का, तो आपस में तो लग रहा हो गया। कहिए कैसे भाई? जब हमने ये खींचा तो स्वतः ही आपका तीसरा भुजा निकल जाएगा, बाकी बच्चे 2 कोण की माप खुद बाय खुद निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें डी ई एफ में खींचे तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 कोण जो बचे हुए वो 2 कोण भी निकल जाएंगे और साथ साथ आपका तीसरा भुजा भी निकल जाएगा। अगर हम इसको बराबर करके ले चले, ए बी बराबर डी ई और ए सी बराबर डी एफ, तो तीसरा भुजा भी बराबर होगा, बाकी बचा 2 शेष कोण भी क्या हो गया आपके बराबर होंगे। तो एक त्रिभुज के लिए 2 भुजा दे दे और इसके बीच का कोण दे दे, उसके अंतर्गत का कोण दे दे, तो आप एक त्रिभुज खींच सकते। तो आप 2 त्रिभुज को इसी प्रकार सर्वांगसम भी कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें 2 त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए इस 6 चीज की भी जरूरत नहीं है। इसमें से हम कुछ छांट के अगर अलग करके चले तो उसमें से कुछ से भी हम जो है त्रिभुज की क्या कर सकते, सर्वांगसमता के लिए निकाल सकते, ठीक है। जैसे कि अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब जो पढ़ेंगे कि हम जो है खोज करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि 2 त्रिभुज लेंगे, उसमें देखेंगे कैसे सर्वांगसम हो सकता है, कैसे सर्वांगसम नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए देखिएगा ध्यान से, चलिए मान लीजिए आपको एक त्रिभुज है, ठीक है, ये ए बी सी, दूसरा जो त्रिभुज है आपका डी ई एफ, ठीक है। आपको क्या करता है, इसमें से एक भुजा देता है ए बी जो कि 5 सेंटीमीटर, इसमें भी आपको देता है भाई डी ई जो कि 5 सेंटीमीटर। अब आपकी बात होती है दोनों त्रिभुज में एक भुजा दिया हुआ और वो भी बराबर है, ठीक है। ये बात हो रही है आपको देखा पिक्चर से देखा जाए तो क्या आप बोल सकते हैं ये जो त्रिभुज होंगे ये सर्वांगसम होंगे? कैसे होंगे भाई बताओ? नहीं हो सकते। कहिए कैसे भाई? एक भुजा हुआ, अब ये कितना ये बना जाता है ये नहीं पता, दूसरी बात ये कहाँ तक जाता है ये भी आपको नहीं पता, तीसरी बात कौन कितना कौन बन रहा है ये भी आपको नहीं पता है। तो अगर आपको एक भुजा देता है वो भी भुजा दोनों में बराबर है तो भी नहीं होगा। तो ये त्रिभुज की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त कसौटी नहीं है, कसौटी जो है पर्याप्त नहीं है। तो पहला तो गया। दूसरा मान लीजिए 2 भुजा देता है आपको, ये भी बीसी को दे देता है आपको 6 सेंटीमीटर और ये भी दे देता हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको 2 भुजा देता है, कहेगा आपको इसमें तो भाई आप कहेंगे 2 भुजा से तो एक तो पहली बात तो त्रिभुज भी नहीं खींची जा सकती, क्योंकि आपको भाई मान लीजिए कि यहाँ पे बीसी ही खींचे और ये 5 सेंटीमीटर खींच दिए, ठीक है। यहाँ पे कौन तो होना चाहिए तब तो आप उससे एंगल लेके चाप काटेंगे, नहीं पता है आपको, तो ये 6 सेंटीमीटर ये 6। अगर आपको 2 भुजा देती है दोनों त्रिभुज में वो भी बराबर बराबर, ठीक है, अगर संगत भुजा भी दे ली आपको लगता है तो भी ये नहीं है कसौटी, ठीक है, पर्याप्त कसौटी नहीं है। तीसरी बात,
अगर आपको क्या करे भाई, ठीक है, तो देखिए आपको दो भुजा देती है जो कि आपस में बराबर है, संगत भुजा के अनुसार ए बी बराबर है डी ई का और बी सी बराबर है ई एफ का, ठीक है। और उसमें एक कोण भी देती है, मान लो कि ये कोण आपका 70 डिग्री, इसमें लेके चलेंगे। अब मैंने बोला एक कोण, मैंने कहाँ बोला ये आपको पता है? नहीं। चलो एक कोण 70 डिग्री, तो ये आप क्या कर सकते हैं, सर्वांग समय। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है भाई, ये 5 है, ये 6, ये भी 5, ये 6, यहाँ पे 70 कैसे आ गए? नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते भाई, देखो अब इस कोण को मैं कहती हूँ कि अगर इस दोनों जो भुजा दी हुई है उसके बीच लग दे, इसमें भी इसके बीच लग दे, ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। अभी जस्ट मैंने बोला दो भुजा आपको दिया था, एक बीच का उसमें कोण दिया था तो आपने त्रिभुज खींचा, उसी प्रकार इसमें भी आपको दो भुजा दे दिया, उसके बीच का एक कोण दे दिया तो आपने उसमें भी त्रिभुज खींचा था। लेकिन इसमें क्या कर दिया, दोनों भुजा को बराबर कर दिया और साथ साथ कोण को भी बराबर कर दिया। इसका मतलब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये त्रिभुज का। इस प्रकार हम ये कसौटी आपका पर्याप्त है, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या हो सकती है भाई, तो आपका कह सकते हैं कि त्रिभुज संकेत में ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। तो ये था, इस प्रकार से हम कसौटी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए भाई, आगे और भी अनुमान लगाते हैं। तो आगे अनुमान देखिए, पहले अगर आपको क्या करे, चलो दूसरी बात, पहला तो ये हो गया, दूसरी देखते, फिर से एक त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब आपको क्या करे, दो कोण दे दे, उनके बीच का भुजा दे दे, जैसे कि ये और ये, ठीक है। अब जैसे देखिए कि आप त्रिभुज खींचने की बात करें तो अगर आपको दो कोण देता है, मान लीजिए कि एक भुजा दिया हुआ है आपको बी सी और दो कोण, एक बी भी दे दिया एक सी भी दे दिया, तो आप इससे भी एक त्रिभुज खींच सकते हैं। इसी प्रकार डी एफ में अगर आपको ई एफ देता है, कोण ई देता है, ऐसे खींचे, कोण एफ देता है, ऐसे चलो, जहां दोनों काट दिया वो आपका हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी आप त्रिभुज खींच सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक कोण दे दिया था, पहले इसमें तो देख ही लिए थे, दो कोण दिया है, ठीक है, और संगत कोण आपके बराबर है, उनके बीच की भुजा दे दिया, ये भुजा ये भी भुजा, ठीक है, और ये भुजा भी बराबर है, तो ये आपका क्या होगा जाएगा, मतलब ये भी त्रिभुज जो हो जाएंगे आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए। आप लिखना चाहते हैं तो ए बी सी, सिर्फ आप क्या करिए, शीर्ष को ध्यान से बैठाइए, सर्वांग सम हो गए त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। इस प्रकार से ये भी सर्वांग सम हो गए। तो अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, ये जो फर्स्ट निकला था, अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, और ये जो है आपका दूसरा जो निकाला, इसका संक्षिप्त नाम जो है, जो भी है, उस सबको बाकी बच्चे अगले क्लास में देखेंगे। और ये जो होगा, जो अभिगलित होगा, जो प्रमेय होगा, तो जो प्रमेय होगा उसे सिद्ध करेंगे, जो अभिगलित होगा उसे सीखेंगे और थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, सब इसी पे खेल है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।